मैं बेचारी। पिछली बार जो वो और वो वाले नावल अधूरे रह गए थे वो बिलाखिर मैंने कई ज़रूरी कामों को पसपुश्त डालकर मुकम्मल कर ही लिया। किस्मत अच्छी थी जो मैंने 6-7 अफसाने भी लिख लिए और यूं दोमा में काफ़ी सारी तहारीर लिख कर इरसाल कर दे। अब हाल ये है कि नावल मुकम्मल हो गए तो घर के काम अधूरे रह गए। शौक की खातिर भी कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये तो उन दिनों कोई मेरे घर में झांकता तो दंग रह जाता कि ये डाइजेस्ट राइटर शबीना गिल का घर है। अब डाइजेस्ट राइटर्स इंतहाई सुघड़ और सलीकामंद बहू और बीवी लिखने के लिए मशहूर मानी जाती है, तो ऐसे में मेरा कबाड़ खाने को मात देता घर मुझे अच्छा खासा शर्मिंदा करवा सकता था। बस इसीलिए तो मैं अपनी हीरोइन को ज़रूरत से ज़्यादा सलीकामंद और सुघड़ नहीं लिखती। मैंने खुद को तावील देकर बहलाया कि कम अज़ कम मुझ पर मेरा ही लिखा कोई नावल सवालिया निशान नहीं बन सकता। बाकी राइटर्स अपने लिखने की खुद जिम्मेदार है। खैर बात हो रही थी कामकाज की। ईद के बाद बच्चों के इम्तिहानात से फरागत पाकर सब कहानियां मुकम्मल की और जब कहानियां मुकम्मल हो चुकीं तो बच्चों के इम्तिहानात एक बार फिर सर पर थे। अब भला ये क्या तमाशा है, फर्स्ट मिड टर्म और फिर सेकंड मिड टर्म एग्जाम अभी सांस नहीं ली होगी कि फाइनल टर्म आ जाएंगे। मैं बेचारी बस उन तमाम मजालिम पर बड़बड़ा ही सकती हूँ, इससे ज्यादा मेरे इख्तियार में भला कुछ है ही का। मियाँ जी को ये मुजदा सुनाया तो बड़े सुकून से पूछने लगे, तो अगले साल माज कौन सी क्लास में प्रमोट हो जाएगा? बस फिर दिल चाहा के सामने पड़ा कस्टर्ड का प्याला उठाकर उनके सर पर उंडेल दूं। भला हो मेरी बोलती बल्कि चीखती चिंघाड़ती आंखों का जो मेरी जुबान पर आने से पहले मेरा मुद्दा अपने अंदर सम कर मुकाबिल को सब समझा देती है। उन्होंने हिफ्स मा तकद्दुम के तौर पर प्याला उठाया और ये जा वो जा फिर हुआ यूं कि बच्चों के इम्तिहानात पूरी शान से शुरू हो गए और मैंने एक नया ख्वाब बनना शुरू कर दिया। शेख चली शायद मेरे परखों में ही कहीं रहे होंगे जो उनका असर मुझ में भी आ गया था। मैं जागती आंखों से हुसैन सपने बने की आदी हूँ। छूटी थी तो कहानियां बनकर सहेलियों को सुनाती थी, फिर जहां किसी मोड़ पर फंस जाती और कोई ड्रामाई मोड़ समझ में न आता तो बाकी कल का नारा लगाकर घर भाग जाती और पीछे सब सहेलियां मारे सपनस के पेच उताब खाकर रह जाती। फिर वो पूरी रात इसी ड्रामाई मोड़ के बारे में सोचते हुए गुजर जाती कि कल कहानी को आगे कैसे बढ़ाऊंगी। तो बात हो रही थी शेख चली की, मेरा मतलब है शबीना गिल दी रांटर के खिली आंखों के ख्वाबों की। तो उन दिनों में आर्ट एंड क्राफ्ट्स के ख्वाब देख रही थी। यूट्यूब से दर्जनों 5 मिनट क्राफ्ट्स की वीडियोस डाउनलोड कर रखी थीं और उनके लिए सामान की खरीदारी का भी मंसूबा दिल ही दिल में बन रहा था। मसला सिर्फ ये था कि इस कदर खड़ुग में बच्चों के सामने फैलाऊंगी तो क्राफ्ट्स तो खाक बनेगी, उल्टा मुसीबत ही बन जाएगी। अब भला इसका क्या हल हो? एक रोज़ दिल की मुराद बर आई और मेरी बहन ने फरमाइश कर दी कि इस बार दिसंबर की छुट्टियों में बच्चों को मेरे पास पेशावर भेज दो। अंधा किया चाहे 2 आंखें और शबीना किया चाहे एक बंदी जो बच्चों का जिम्मा उठाए। मैं तो झट राजी हो गई। जब मियाँ साहिब को बताया तो उन्होंने एतराज़ जड़ दिया। माज और असयद की हद तक तो ठीक है मगर सारा को नहीं भेज सकते, ये अभी बहुत छोटी है, हमें याद करके रोएगी, बीमार हो जाएगी। मैं तो जल ही गई। भला मर्द कहाँ औरत की आज़ादी और खुद मुख्तारी बर्दाश्त करता है। मैंने बेचारगी से सोचा, सारा का तो नहीं पता, अलबत्ता अब ज़रूर उसकी याद में बीमार हो सकते हैं। मेरे जले कटे जवाब पर मौसूफ खिलखिलाकर हंस दिए और कानों को हाथ लगाते हुए तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगे। तौबा तौबा, ऐसी माँ मैंने पहली बार देखी है जो अपनी ही औलाद से हसद करती है। अल्लाह मुझे मुआफ़ कर देना। ऐसे मुआफ़ी नहीं मिलती और मैं क्यों ना जलूं। ऐसा प्यार कभी मेरे लिए तो नहीं उमड़ता जैसा अपनी औलाद के लिए जाहिर करते हैं। जब मैं उम्मी के घर रहने जाती हूँ इस वक्त नहीं कहते कि ना जाओ, मैं तुम्हें याद करूँगा। एक बार फिर कहका और मैं आग बगुला। तुम जाती ही कब हो जाओगी? तो 1-2 रात रुकोगी तो ही मुझे याद करने का मौका मिलेगा ना। हाँ, अब तो तन है ना मुझसे हर वक्त यही बात, बस जाओ चली जाओ। हाँ तो नाशुक्री खातून, देखो ना कितना अच्छा शौहर मिला है तुम्हें जो मैं के जाने से रोकता ही नहीं। बीवियां तो तरसती हैं मैं के जाने को और उनके शौहर उन्हें जाने नहीं देते, और एक तुम हो। उनको तो मौका मिल गया अपनी मदद सराई का। हुना अच्छा शौहर में कलस कर रह गई। अच्छा ऐसा करो बच्चों की पैकिंग कर दो, 1 हफ्ते के लिए उन्हें भेज दो, कुछ तुम्हारे दिमाग को भी सुकून मिले और कुछ हम भी आराम कर लेंगे, मगर सारा को नहीं भेजना। मैंने भी सोचा कि चुल्लू सुबह सुबह बाथरूम की परेड और नाश्ता के शोर से तो कुछ दिन बचत होगी। सारा को तो काबू कर ही लेंगे। सबर शक्रिकर के बेटों की पैकिंग करना शुरू कर दी। देखो जरा कैसी माँ है, बच्चों को दूर भेजने पर कितनी खुश है, कोई परवाही नहीं। उसामा साहिब ने एक बार फिर चटकुला छोड़कर कनखियों से मुझे देखा तो मैं सारे कपड़े पटक कर सीधी हुई।
मैं सिर्फ माँ नहीं होती, एक इंसान भी होती है। इसे भी आराम चाहिए होता है। अब आप मर्द तो बाहर निकल जाते हैं, दोस्तों में उठते बैठते हैं, या जॉब पर भी जाएं तो बच्चों को तो साथ नहीं लेकर जाते, और हम माएं तो बस एक बाथरूम ही बच्चों के बगैर जाती हैं, बाकी तो हर जगह लाइसेंस की तरह बच्चों को साथ ले जाना पड़ता है। कुछ वक्त तो हमें भी आराम मिले ना। अब अगर मेरी बहन ने मुझे आराम देने का सोच ही लिया है तो आपको भला किया। मसला है मैं भी कोई अपनी मौज मस्ती की खातिर तो नहीं भेज रही हैं। 1000 काम अधूरे पड़े हैं जो मुकम्मल करने हैं, और वो बच्चों की मौजूदगी में नहीं हो सकते। मैंने मुदीर बनकर कहा तो ये जोर शोर से सर हिलाते हुए अपने दफ्तर जाने के लिए कपड़े पसंद करने लगे। और कोई काम करो आना करो, वो जो किचन कैबिनेट में कबाड़ इकट्ठा कर रखा है इसे जरूर ठिकाने लगा देना। मुझे बता देना, कबाड़िए को देना हो तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। एक पिज़्ज़ा तो आराम से आ जाएगा। मुझे तो जैसे करंट लगा। ओ हेलो, वो कबाड़ नहीं है, ना ही मेरा इसे बेचने का कोई इरादा है। तो क्या कबाड़िए की दुकान खोलनी है? एक और दिल जलाने वाला सवाल मैं जब्त कर गई। इसी सामान को तो इस्तेमाल करना है, घर की आराइश करना है, नित नई चीजें बनानी है। मैं ख्याली पुलाव खाकर झूमने लग और उनका मीटर घूमने लगा। अल्लाह में कहाँ जाऊं, बल्कि चला ही जाओ। मतलब कबाड़ के सामान से घर की आराइश को कौन लोग खुद सी बिला आखिर पसंद करदा कपड़े निकाल कर उन्होंने दहाई दी तो मैंने जली कट्टी निगाह उन पर डाली। हाँ, तो इसको सुघड़पा कहते हैं, फालतू अशिया को कारामद बनाकर घर सजाना, ऐसे के देखने वाला दंग रह जाए। मैं अपने ख्याली सगेड़ापे में झूम रही थी। दंग रह ही ना जाए। ये बड़बड़ा कर बाहर निकल गए, मगर मैं भी उनके पीछे ही थी। अब चंद घंटे तो उनके घर में गुजरते हैं, सो ये घर के जिस कोने में भी जाए मैं पीछे पीछे चलती बातें करती जाती हूँ। वक्त के बेहतरीन इस्तेमाल का तरीका लोगों को मुझसे सीखना चाहिए। आखिर इस कदर सुझड़ हूँ, एक लम्हा भी रायगा नहीं जाने देती। खैर, मैं उनके पीछे पीछे चल दी। ये तैयार होकर कमरे से निकले तो मैं फिर बोली, बात सुने। ये तमाम मशरकी शोहरों का मुश्तरका नाम है। वो जरा मालिक मकान को तो काल करे ना। वो जो तैयार है कर ताई की नाट किस रहे थे। मेरी बात सुनकर बदहवासी में कुछ ज्यादा ही किसी दी। अल्लाह खैर, अब ये मालिक मकान को किस खुशी में काल करूं, वो भी महीने की पहली तारीख को। वो समझेगा मैंने किराया जमा करा दिया और तनख्वाह का अभी दूर दूर तक कोई अता पत्ता नहीं। मैंने बुरा सामना लिया। ये इसी तरह मेरे ख्याली पुलाव के हर नवाले पर कीड़े निकालते हैं। कितनी बार तो बताया है आपको कि वो जो ऊपर उसका सामान पड़ा है, इससे कुछ चीजें मुझे चाहिए। ऊपर तो टूटी हुई चारपाई और खराब हुए पंखे पड़े हैं, अब उनसे कौन सी इराश होनी है भाई। मैंने हकीकत सर पेट लिया तो ये सहम गए, अरे भाई ध्यान से, अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि दूसरी लेकर वो आहे। ये दूसरी वाली हसरत हर शौहर की नोक जुबान का अमृत बनी रहती है। मैंने भी बुरी तरह से उन्हें घूरा। ऊपर कुछ पीवीसी पाइप्स और लकड़ी के टुकड़े पड़े हैं, इससे कहीं मेरी बीवी को जरूरत है, इसके बिला किस काम का ये सब कुछ वो मना नहीं करेगा। उन्होंने दुखी नजरों से मुझे देखा, और वो जो किचन कैबिनेट में सारा के दूध के खाली डब्बे, उनके ढक्कन, प्लास्टिक के चम्मच और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों का ढेर लगा है, उनका क्या उफ हो। वो सब कुछ इस्तेमाल करना है ना, एक बार बच्चे जाएं तो सही। मैं कमर किस कर मैदान में आ जाऊंगी। उन्होंने बगौर मेरी कमर का जायजा लिया और बोले, कमर तो किसी जा सकती है मगर कमरा नहीं। बस एक मर्तबा फिर ये उगे उगे और मैं पीछे पीछे तेमरी शेख चली। दिमाग ने एक और पुलाव पकाया और मैंने अपनी बचपन की सहेली होना को फोन मिला लिया। हम दोनों की दोस्ती 7वें जमात में हुई और ऐसी हुई कि फिर साथ जीने मरने की कस्में खाते हुए हमने कॉलेज में भी इकट्ठे ही दाखिला लिया। मेरी शादी के बाद इससे नाता नहीं टूटा, इस लिहाज से वो मेरी 24 साल पुरानी सहेली थी, वो जिसे बंदा खिलकर गालियों और कोसने दे और वो ढीठ बनी रहे, वैसी दोस्ती है हमारी। बात का आगाज तानों से होता है और इख्तिताम गालियों पर। चूंकि इसकी अभी शादी हुई नहीं तो मैं इसका भरपूर फायदा उठाती हूँ। ओए सुन, दिसंबर की छुट्टियों में क्या प्लान है? कैसा प्लान? मेरे बच्चे छुट्टियां मनाने अपनी खाला के घर जा रहे हैं। यार, मेरे लिए तो सुनहरी मौका है। मैं चाहती हूँ एक दिन हम दोनों मिलकर इंजॉय करें। मैं पूरा दिन तुम्हारी तरफ गुजारूं, और हाँ, तुमने अगर अपने क्लब विल्ब जाना है तो चली जाना। मुझे हीटर लगाकर कंबल दे देना, मैं अपनी नींद पूरी कर लूंगी। तब तक हिना बीबी दरअसल अनकरीब कराटे ब्लैक बुलेट होने वाली है। इससे पहले मोहतरमा ने फिटनेस जिम ज्वाइन करके खुद को ऐसा फुट किया कि जब देखती हूँ जलकर भस्म हो जाती
हूँ। अब वो मेरी सहेली कम और बेटी ज्यादा लगती है। अब कराटे करके मजीद जला रही है, क्योंकि मेरा भी ये बचपन का शौक था जो पूरा ना हो सका। खैर, बात हो रही थी हिना के घर जाने की। मोहतरमा फराख दिल्ली से बोली, हाँ जरूर अलिफा, सारा भी जा रही है किया। यार मैं तो कह रही हूँ इसे भी भेज देते हैं, लेकिन इसके अब्बा नहीं मान रहे। कहते हैं छुट्टी है। बताओ भला, ये छुट्टी है पर पूरी बिला है। जो काम मैंने सोचे हुए हैं वो तो ये भी नहीं करनी देगी मुझे। चल छोड़ यार, ले आना इसे भी, खाती पीती रहेगी, कार्टून देख लेगी, भाई के बच्चों के साथ खेल लेगी, हम अपना एंजॉय करेंगे। ऐसा करते हैं कहीं बाहर चले जाएंगे, सारा को पार्क में घुमा फिरा देंगे, लंच भी कहीं बाहर ही कर लेंगे, माल चल कर विंडो शॉपिंग कर लेंगे। क्या ख्याल है? इस तजवीज पर तो मेरी राल टपक पड़ी। वावा सदके जाऊं, क्या प्लान बनाया है, पर बाकी सब तो ठीक है। ये माल वाला आइडिया कुछ भाया नहीं भाई, इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि इतने बड़े माल से शॉपिंग करूं, और खाली खूली विंडो शॉपिंग भी कोई अच्छी बात तो नहीं। अरे यार, वहां सारे लोग कोई शॉपिंग करने थोड़ी जाते हैं, दो चार चीजें खरीदते हैं, फूड कोर्ट में खाना खाते हैं, उधर उधर सलफियां बनाते हैं, ट्राली में चंद चीजें डालते हैं और बाहर जाते वक्त ट्राली किसी कोने में यूं ही छोड़ जाते हैं। इस बात पर मेरा खुक्का तो बनता था, हमारी पाकिस्तानी कौम किस कदर शातिर जहन रखती है, इसमें कोई शक नहीं रह गया था। तौबा तौबा, कितनी बुरी बात है। हिना की बच्ची, खैर चुल्लू ठीक है, वहीं चले जाएंगे, खाना तो तुम्हारी तरफ से होगा ना। हाँ हाँ, मोटी फिक्र ना कर, मैं ही खिलाऊंगी, जो कहेगी खिलाऊंगी, कुछ थोड़ी शॉपिंग भी करा दूंगी। ऐसा करती हैं, एक दिन सुबह सवेरे निकलते हैं, दामन को की तरफ चले जाएंगे, वहां सनराइज देखेंगे, बड़ा मजा आता है। क्या ख्याल है? और भला मेरा क्या ख्याल होना था, मैंने तो पुलाव पक्का रखी थी, इसने तो सिंधी बिरयानी पक्का डाली। मैंने तो शदमत से इकरार किया और खाली बिरयानी खाते खाते 1 घंटा आराम से गुजार दिया। रात को मियाँ साहिब घर अलिफी, तो मैंने सारा प्लान उनको गोश गुजार कर दिया। वो मुझे घूरने लगे, अच्छा तो ये मजे होंगे और मैं क्या करूंगा। लो भला, अब क्या मैं आपको भी साथ ले जाऊं? बच्चे थोड़ी हैं आप भाई, अब जाए अपने ऑफिस, बल्कि जिस दिन आपकी सुबह की ड्यूटी होती है ना, बस इसी वक्त मुझे दामन को ड्रॉप कर दे, ही ना भी वहीं आ जाएगी। दोपहर को वापस आकर आप तो सो जाते हैं, शाम तक जब आप उठोगे तब तक हम वापस अलिफ जाएंगे, वो मुझे घर भी ड्रॉप कर देगी। और उन्होंने तो मुझे यूं देखा जैसे मेरी दिमागी हालत पर शक हो, जो कि उन्हें अक्सर ही रहता है। खुद मुख्तार, खुद एतमाद ख्वातीन भला मर्दों से कहाँ बर्दाश्त होती हैं। मेरी वही बेचारी सोच। खैर तो है ना, लगता है कोई पेच ढीला हो गया है, कसना पड़ेगा। मतलब इतनी तंग हो तुम बच्चों से, कुछ ज्यादा ही ऊंचे प्लान बना रही हो। मैंने मुड़ बिसोर कर उन्हें देखा, जब आप लोग सारे दोस्त मिलकर मना पर लंच का प्लान बनाते हैं तो कभी मैंने कहा पेच ढीले हो गए आ मुझसे, और बच्चों से तंग हैं। भाई मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है, मैं भी तन्हा वक्त एंजॉय करना चाहती हूँ, मतलब खुद को कनवारी कनवारी महसूस करना चाहती हो। उन्होंने मेरी बात काटी तो मैंने फिर उन्हें घूरा। मुझे तो अब सच में यूं लगता है कि मेरी आंखें उन्हें घूरने की वजह से ही बड़ी हुई हैं, वरना पहले तो नहीं थी। इस अफलातून की औलाद के साथ किया खाक कनवारी महसूस करना है। मैंने सख्त सर्दी में मोजे उतार कर ठंडे फर्श पर फुर्ती सारा की तरफ इशारा किया और इसे पकड़कर मोजे पहनाए तो इसका बोम्पो बज उठा। इस बच्ची को सर्दी ही नहीं लगती और हमें झुरझुरी आ जाती है। सारा दिन इस किस्म के प्लान बना कर खासा खून बढ़ा लिया तुमने, बल्कि वजन भी बढ़ गया होगा। अब इसे सुलाओ और मुझे भी सोने दो। ये कहकर साहिब तो उठ कर चलते बने और मैं मुन्ह बसूरती सारा का पर तब्दील करने लगी। माज और असयद तो वैसे भी जल्दी सो जाते हैं। सच्ची बात है भाई, मैं बेचारी तो अपनी जात के लिए कोई प्लान भी नहीं बना सकती। मैं बेचारी सारा को तपक थपक कर सुलाने की नाकाम कोशिशें करने लगी, क्योंकि ये बीबी तो सारी दुनिया को सुलाकर अपनी मर्जी से ही सोती है। फिर हुआ यूं कि माज और असयद अपनी खाला के पास पेशावर चले गए और घर पर रह गए मैं, सारा और सारा के अब्बा। सर्दी कड़ाके की पड़ी, मूसलाधार बारिशें हुईं और चूल्हे से गैस गायब। अब भला बंदा बिस्तर से निकले तो कोई काम भी करे। बिस्तर से निकलते हाथ बर्फ पीर बर्फ काम काज करते ही वापस बिस्तर में गैसो बमुश्किल खाना पकता और बर्तन धुलते, बाकी काम जाएं भाड़ में। कैबिनेट में पड़े कबाड़ को इस्तेमाल करना तो दूर, उस काम के बारे में सोचना भी मुहालाम था। भाई नहीं थे तो सारा बीबी भी खूब तंग हुई और खूब मुझे भी तंग किया। एक दिन मैं प्लान के मुताबिक हिना के घर चली गई, जहां से हमने शातराना विंडो शॉपिंग के लिए निकलना था। हिना बीबी ने मेरे उगे ड्राई फ्रूट की ट्रे रखी और खुद एहतमाम से कपड़े इस्त्री करने चल दी। कपड़े तब्दील करके मोहतरमा ड्रेसिंग टेबल के सामने जिम कर खड़ी हो गई। खैर है बीबी, किसके ओआ पे जा रही हो? अब तैयार होने में भी घंटा लगाओगी? नहीं बस यार 5 मिनट लगेंगे। खैर जनाब, तैयार शेयर होकर कैप मंगवाई और हम बड़ी शान से माल के लिए रवाना हो गए। माल पहुंचकर जब मैंने जाबजा चलते खुद कार जीने देखे तो मेरे तो होश उड़ गए। सारा ने तो इसे झूला समझ लेना था। खुद कार जीने पर बच्चों के तमाम हादसों की वीडियोस मेरी नजरों में घूम गईं, जो लोग सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। यार हिना, यहाँ सीलियां नहीं हैं, ये सारा तो काबू से बाहर हो जाएगी।
यार हिना बीबी अभी सारा बीबी को अच्छी तरह से जानती नहीं थी, इसीलिए बड़ी अदा से हंस कर बोली, अरे कुछ नहीं होता यार, हम देख लेंगे, इसे यहाँ सीढ़ियाँ नहीं हैं, तुम फिक्र नहीं करो, ये इंजॉय करेगी, कुछ नहीं होता। लेकिन अगले आधे घंटे में इसे बखूबी अंदाजा हो गया कि इसकी बात दीवाने की बढ़ थी। सारा ने इंजॉय किया, जब भागी तो ऐसा भागी कि हम दोनों को लगा कोई रेस हो रही है। अब कर लो विंडो शॉपिंग। सारा बीबी पिल में यहाँ तो पिल में वहाँ, और पिल में खुद कार जीने के दहाने पर मेरी तो सांस सीने में अटकी रही और हिना की सांस फूल गई सारा के पीछे भाग भाग कर। और सारा बीबी बार बार जीने की तरफ जाकर रोना धोना शुरू कर दी कि झूला झूलना है और हम सर पकड़ कर रह जाएं कि आउला ये झूले यहाँ लगाए ही क्यों हैं। जैसे तैसे इन मोहतरमा का झूले से ध्यान हटा तो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। वहां एंट्रेंस पर कुछ ट्रालियां रखी थीं जिनके उगे बच्चों की गाड़ियां फुट थीं ताकि माएँ अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाकर सुकून से शॉपिंग करें, ट्राली भी चलती जाए और उससे जड़ी गाड़ी भी चलती रहे। अफसोस कि वो ट्राली मुझे नजर नहीं आ सकी और दूसरे लोगों के पास सारा को नजर आ गई। बस फिर किया था, रोना धोना शुरू हो गया। सारा को गाड़ी में बैठना है, सारा का अंदाज तकल्लुम ऐसा ही है, सारा को दूध चाहिए, सारा को खाना चाहिए, सारा को नींद आती है। अब सारा साहिबा जाकर फूड कोर्ट में खाना खाते लोगों की टालियां अपनी तरफ घसीटे और वो लोग अपनी तरफ खींचातानी का सिलसिला शुरू हो गया और तंग आकर इस फैमिली ने अपनी ट्राली अपनी कुर्सियों के बीच में खड़ी कर ली। अब तो जो सारा ने धमाल डाला, अमान उल हफीज अब एंट्रेंस तक कौन जाता। उन मोहतरमा के लिए ट्राली लेने बड़ी मुश्किलात से इसे काबू करके कुर्सी पर बिठाया और खाना ऑर्डर किया। साथ ही सारा के लिए फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर दिए ताकि ये इसमें मसरूफ हो जाए और हम सुकून से खाना खा सकें। हिना साहिबा ठहरें सेहतमंद खुराक खाने वाली, जंक फूड से परहेज बरतने वाली। उन मोहतरमा ने अपने लिए मुख्तलिफ अक़साम के घास फूस ऑर्डर कर दिए और मैं तो पास्ता पर जान देती हूँ, चाहे मेरी जान जाए। अल्लाह अल्लाह करके खाना आलिफ तो सारा का नया हंगामा। उन्हें हिना का सलाद भी खाना था और मेरा पास्ता भी खाना थे। भला हम होते कौन हैं अपने बारे में सोचने वाले। अब एक नवाला पास्ता का और दूसरा नवाला सलाद का। फ्रेंच फ्राइज की नाकदरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई तो वो मैंने खाने शुरू कर दिए। कमज़ोर जो बहुत हो, खैर जनाब। जब सारा मुख का पेट भर गया तो ये कुर्सी से उतरकर मटर गश्ती करने लगी। हम बेचारियां खाना खाएं, उनकी निगरानी करें। बालाखर तंग अलिफ कर मुझे उठना ही पड़ा क्योंकि इतने बड़े माल में ये बीबी गुम हो जाती तो लेने के देने पड़ जाते। हिना यार ये पास्ता तो पैक ही करा लो, अभी किस्मत में नहीं है खाना। फिर सारा उगे उगे और मैं पीछे पीछे किया। लोग किया सिक्योरिटी गार्ड, क्या शॉप मालिकान, सब इस पकड़न पकड़ाई पर हंस रहे थे और लुत्फ उठा रहे थे। हिना मेरा खाना पैक करवा कर चली आई। ओए क्या चीज़ है यार, ये काबू ही नहीं आती। तेरे बेटे तो बड़े शरीफ हैं यार, ये तो कोई अजीब ही पेश है। और मेरा तो वो हाल था कि हंस भी नहीं सकती थी। सारा ने सही मानों में एहसास दिलाया कि मोहतरमा शबीना गिल साहिबा अब गलती से भी कुनवारे पिन को महसूस करने की कोशिश आइंदा हरगिज मत कीजिएगा, वरना अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा होगा। खैर फिर हिना ने एक हल समझकर इसे लावली पॉप दिला दी। अब कम अज कम 1 घंटा तो ये इस कैंडी में मसरूफ रहेगी। ये हिना का बयान था जो कि सरासर गलत फहमी पर मबना साबित हुआ, क्योंकि सारा इस कैंडी में मसरूफ तो वाकई बहुत हो गई, मगर इतनी मसरूफ हुई कि नज़र उठाकर सामने देखने से भी गई। अब सीन ये था कि मोहतरमा कैंडी पर नज़र जमाए इसे चाट रही है और चलती जा रही है। अम्मा कहाँ हैं, सामने से कौन आ रहा है। उनकी बिला से मेरी भाग दौड़ फिर से शुरू हो गई, क्योंकि हिना बीबी को तो हर तीसरे कदम पर सेल्फी लेने से ही फुर्सत नहीं थी। वैसे भी वो सारा की जिम्मेदारी से हाथ उठा चुकी थी, जाहिर है बेटी मेरी थी। मैं तो नाक तक भर चुकी थी, लेकिन हिना का जोश व खुरूश अपनी जगह बरकरार था। बस कर यार, मैं तो बुरी तरह थक गई, अब घर चलते हैं। मगर वो हिना ही किया जिस पर असर हो जाए। अरे अलिफान आया, ये कैश एंड कैरी देखो, बड़ा ही जबरदस्त है। वो तो कैश एंड कैरी में घुस गई और मुझे वहां जैसे ही हफ्त कलीम की दौलत मुयस्सर हो गई। जी नहीं, आप मेरी सोच तक नहीं पहुंच सकते। इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत शॉपिंग ट्राली थी, जिसे खींच कर मैंने सारा को इसमें बिठाया, अपना बैग इसमें रखा और फातिहाना नजरों से हिना को देखा। उफ शुक्र है हिना, अब मैं फुर्सत से विंडो शॉपिंग करूंगी। बस फिर किया था, मैं मजे से ट्राली चलाती रही, घूमती रही, सारा को झूले मिलते रहे और वो मजे लेती। पहले खड़ी रही, फिर बैठी और फिर लेट गई और बालाखर थक कर सो गई। इतनी देर से जो इस पर गुस्सा आ रहा था, सो गई तो बेहद इस मासूम की सूरत पर प्यार उगा। अब मसला ये था कि ट्राली थी काफी बड़ी, हर शॉप में नहीं जा सकती थी, वरना सब मुझे माल से ही बाहर निकाल देते। फिर हिना बीबी तंग शॉप्स में घुसकर एक एक चीज का फुर्सत से मुआयना करती और मैं बाहर कड़ी सारा बीबी की रखवाली करती रहती। हिना की बच्ची बस भी कर दे, कितनी शॉपिंग करेगी। विंडो शॉपिंग कहते कहते भी इसने अच्छी खासी शॉपिंग कर डाली थी। चल यार, अब मैं तो बुरी तरह थक गई, सो अब गर्मा गर्म चाय पीऊंगी, तेरे लिए मंगवा है। सेंट्रली आउटेड शॉपिंग मॉल में मुझे तो पसीना आ गया था, चाय में वैसे भी नहीं पीती। ऊपर
से इतनी गर्मी चाय का नाम सुनकर ये ताप चढ़ी। ना बाबा तुम ही पियो चाय, मुझे तो अलिफ से करीम खिलाओ। दिसंबर के आखिर हफ्ते सर्दी और बादलों भरे मौसम में इस माल के अंदर ऐसा कोई एहसास तक न था। कोने में एक टेबल ढूंढ कर मैं आराम से बैठी, पांव फैलाकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर निकाब खोला। सारा सो रही थी तो कोई एक चीज तो मैं ढंग से खा लेती, लेकिन ये ना थी हमारी किस्मत। मुझ बेचारी के ऐसे ऊंचे बख्त कहाँ। इससे पहले कि अलिफ से करीम अति सारा बीवी जाग गई, रोना शुरू कर दिया। उनका झूला जो रुक गया था चलते रहता तो वो 2 घंटे सुई रहती। मैंने सर पेट लिया। इसी वक्त अलिफ से करीम अलिफ गई तो मैंने इसको मौत ठीक करने की खातिर सारा मीम मोहतरमा को भी खिलाना शुरू कर दी। हिना बीबी चाय पीते केक खाते मुसलसल सलफियन लेने में मसरूफ थी। मैंने रश्क बड़ी नजरों से इसे देखा और अपने अफलातून की जानिशीन को अलिफ से करीम खुलाने लगी, जो अब ट्राली की कैद से आज़ादी की जिद कर रही थी। अल्लाह अल्लाह करके हिना की चाय और कप केक खत्म हुआ तो हमने वापसी की राली। घर वापस अलिफ कर मैंने सब कुछ पटखा और कंबल खींच कर हिना के बेड पर गिर गई। बस बहन और हिम्मत नहीं मुझ मैं अब मैं नहीं उठूंगी। और मेरी जिम एक्सपर्ट, कराटे एक्सपर्ट लगी मुझे थकन और तकलीफ की हालत से छुटकारा पाने वाली वर्जिशें बताने। मुझ में हिलने की हिम्मत नहीं थी और वो ना जाने कौन कौन सी वर्जिशें करके मुझे लेक्चर दे रही थी। वैसे यार तेरी बेटी ने तो वाकई बहुत थकाया। इसने बिला मुबालगा कोई 10वीं बार कानों को हाथ लगाए होंगे। हो गई हमारी अलिफाटन और 19 मिनट मैंने सर झटका। हैरत बच्चों के स्टेमिना पर सारा नहीं थकी। मैं बेचारी बेड पर पड़ी हाय हाय कर रही थी और वो हिना की ड्रेसिंग टेबल की तमाम दराजों से मेकअप और ज्वेलरी निकाल निकाल कर जायजा लेने में मसरूफ थी। किस्सा मुख्तसर ये कि जो सुबह सवेरे वाला प्लान था वो हिना बीबी ने कानों को हाथ लगाकर कैंसिल कर दिया और मैंने वापसी की राली। अगला पूरा दिन पिछले दिन की थकन उतारने में गुजरा। इसके बाद रोज़दन में 3-4 बार मैं किचन कैबिनेट खोलकर कबाड़ का जायजा लेती और फिर सर्दी से कपकपाती वापस बिस्तर में घुस जाती। बिस्तर में घुसकर यूट्यूब पर महफूज की गई सारी क्राफ्ट वीडियोस देखकर फिर से ख्याली पुलाव पकाती और पकाते पकाते सो जाती। घर में गैस आ रही होती तो हीटर लगाकर मैं मज़े से सब काम करती। इस तावील से खुद को तसल्ली देकर मैं बिस्तर में ही घिसी रहती। ये दिसंबर मेरा 5 किलो वजन तो बढ़ाकर ही टलेगा। बस ये बड़बड़ाहटी ही मेरे बस में थी। दिन पर दिन गुजरते रहे। एक दिन हम सारा को पार्क ले गए, एक दिन इसकी दादी के घर गुजार लिया, एक दिन पड़ोसन के घर कुछ घंटे गुजार लिए और यूं दिसंबर की छुट्टियां हुई तमाम। माज असयद वापस आ गए, स्कूल खिल गया और वही चाल बेढंगी फिर से शुरू। चंद माह पहले बड़े जोश में जो तहारीर लिख कर इरसाल की थीं वो शाये होना शुरू हुई तो मजीद लिखने की तहरीक मिली। अब होता कुछ यूं के जोश जज्बात में लिखने बैठती और आधे घंटे बाद बर्फ सी जिमी उंगलियां उठने पर मजबूर कर देती। मौसम कुछ खिले तो मैं सारे अधूरे काम निपटाऊं और कुछ डेकोरेशन वाली चीजों के बारे में भी सोचूं। अब मैं यूट्यूब की सेव शुदा वीडियोज़ वाला फोल्डर खोलने से ही एहतराज बरतने लगी। सारे दा मेरा मुंह चिढ़ा रहे थे और किचन कैबिनेट अपनी नाकदरी पर रो रहा था। ऐसा करते हैं, कमरे की सेटिंग बदलते हैं, सारा का बिस्तर यहाँ लगा देते हैं। मैंने फिर से नया प्लान बनाता शुरू किया तो उसामा साहिब जिनकी आंख नहीं खिल रही थी फौरन सीधे होकर बैठ गए। मैं तो चिल्लों यार, यहाँ फिर नया काम शुरू है। मैंने हाथ खींचकर वापस बिठाया। बात तो सुने ना देखें अगर ऐसे हो। और नाचार उन्हें बैठना ही पड़ा, सुनना भी पड़ा और इस प्लानिंग पर अमल भी करना पड़ा क्योंकि सेटिंग की तब्दीली वाकई वक्त की जरूरत थी। यूं डेकोरेशन ना सही, कुछ तब्दीली तो करने में कामयाब हो ही गई। ये और बात के अलग बिस्तर लगाने के नतीजे में हमें सारे बीबी का शदीद तरीन एहतजाज भुगतना पड़ा और मैं तो अब तक भगत रही हूँ। आज कुछ स्पेशल खाने का दिल चाह रहा है, उसामा ने कहा तो मेरी बाछें खिल उठी। इस रोज वो सुबह की ड्यूटी करके आए थे और ऐसे दिन में कुछ खास बनाती हो। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। मैंने झट से मशवरा दिया तो उन्होंने आंखें निकाली। खाना खाना है पिज़्ज़ा उन्हें। मैंने फिर मुन बसवरा तो लारुज पिज़्ज़ा मंगवा लेना। मैंने कहा ना खाना खाना है, कोई चिकन कढ़ाई वगैरह। उन्होंने तेज आवाज में बोला तो मैंने डरने की एक्टिंग की, फिर चुटकी बिजाई। जहांगीर चलते हैं, घर पर पकाएं चिकन कढ़ाई, कोई जहांगीर वहांगीर नहीं जाना। मैं चिकन लेकर आता हूं और बताओ क्या किया चाहिए, तुम तैयारी शुरू करो। मेरा मुंह मजीद फूल गया, लो भला अब खुद पकाओ कढ़ाई। चिकन और दही ले आई, बाकी सब मौजूद है। वो जो अपना मशहूर जमाना बिस्तर संभाले पड़े थे फौरन उठे। इससे पहले कि वो बाहर निकलते उनका मोबाइल बजा और कॉल सुनते ही उनका मुंह लटक गया। मैं नाइट ड्यूटी पर जा रहा हूं। मुझे भी धचका लगा।
क्या मतलब ये क्या मुसीबत है भाई, अभी तो सुबह की शिफ्ट करके आए हैं, अब क्या मसला हो गया? कोई और बंदा नहीं मिला इमरजेंसी ड्यूटी लगाने को? मैं तो जैसे जलते तवे पर जा बैठी। जिसने ड्यूटी पर आना था उसकी सास फौत हो गई, वो 3 दिन की छठी पर चला गया। ओहो, ये तो खुशी की बात हुई, भला छठी करने की क्या जरूरत, इतनी मोहब्बत थी उसको अपनी सास से। गुस्से में मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, खास तौर पर अगर मेरे शौहर को इमरजेंसी ड्यूटी पर बुला लिया जाए तब तो मैं वाकई कुछ भी बोल सकती हूँ। मेरा गुस्सा तो अपनी जगह, मगर जो उनका मुंह लटका था इसे देखकर तो मुझे भी तरस आ गया। बस उनके चीफ को ही तरस नहीं आता, अब नाइट ड्यूटी पर जाना था तो थोड़ी सी नींद लेना भी जरूरी था। कड़ाही गई भाड़ में, ये जाकर लेट गए। मेरी किस्मत में वही आलू की भुजिया थी जो मैंने खुद को तसल्ली और आलूओं को धोखा देने के लिए चिकन टिक्का मसाला डालकर बनाई थी। गुस्से में मोबाइल उठाकर फेसबुक पर तैश भरा स्टेटस लगाया और लगी सबकी हमदर्दियां समेटने। खुद पर इस कदर तरस आया कि सोचा मैं बेचारी का सिक्वल लिखना तो बनता है। मैं गुस्से में लैपटॉप खोलकर टाइपिंग करने बैठ गई। ये ड्यूटी पर जाने के लिए उठे तो पूछा, क्या लिख रही हो? मैं बेचारी पार्ट 2। मैंने गुस्से में जवाब दिया तो बोले, वैसे तुम्हें मैं बेचारी नहीं, मैं बेचारा लिखना चाहे, डबल ड्यूटी तो मेरी लगी है। मुझे उन पर मजीद तरस आया। मैं बेचारा तो अब खुद लिखी ना, मैं बेचारी ही लिखूंगी। आखिर को कड़ाही का प्रोग्राम बर्बाद हुआ है, एक रिलैक्स शाम बर्बाद हुई। कितनी सारी बातें करनी थी मैंने आपसे। फिर उनकी उतरी सूरत देखी तो प्यार आ गया। सुबह सवेरे 5:30 बजे अब गए थे ऑफिस और बस 2 घंटे का ही आराम मिला। अब नाइट ड्यूटी कैसे करेंगे? मेरी जरा सी हमदर्दी पर उनका चेहरा खिल उठा। फिर ये बेचारे चल दिए नाइट ड्यूटी पर और मैं बेचारी दरवाज़ा बंद करके चिकन टिक्का आलू की भुजिया खाने बैठ गई। एक नावल था जो मुकम्मल तो साल पहले हो चुका था, मगर उसकी नोक पलक संवारने के लिए खासी हिम्मत दरकार थी, क्योंकि नावल काफ़ी तवील था। होता यूं के एहतिमाम से मैं इसे संवारने बैठती और फिर उसकी तवालत से खौफ खाकर कुछ और लिखने लग जाती और वो वहीं रह जाता। अपनी नाकदरी पर मातम को ना। जब इसे खोलने का इरादा करती तो कई भूले बसरे काम याद आ जाते। जनवरी में 4 अदद शादियां अटेंड करती हैं, उनके लिए बच्चों के कपड़ों का चुनाव करना। जो कमी बेशी है इसके लिए बाजार जाना है, कुछ सिलाई करनी है तो वो भी वक्त पर मुकम्मल हो। कपड़े धोने का भी ढेर लगा है, धुले कपड़ों को अभी समेटा नहीं कि दोबारा कपड़े धुलने का दिन आ गया। अब मैं बेचारी बाजार जाऊं, सिलाइयां करूं, शादियां अटेंड करूं, बच्चों को संभालूं और धुले कपड़े समेटूं। अल्लाह जाने क्या बात है, सारे काम हो जाते हैं, बस धुले कपड़ों से मुझे अजीब सी परखाश है, समेटने का दिल ही नहीं चाहता। जनवरी का महीना बच्चों के स्कूल में दोहराई और तैयारी का महीना माना जाता है। टेस्ट पर टेस्ट और फिर ग्रैंड टेस्ट। अपनी तो कोई जिंदगी ही नहीं। देखते ही देखते शादियां गुजरी, जनवरी गुजरा और खौफनाक फरवरी शुरू हो गया। भाई खौफनाक इसलिए कि इसमें बच्चों के सालाना इम्तिहानात होते हैं। अब मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ तहरीरी मुकाबले भी चल रहे हैं और सबकी आखिरी तारीखें फरवरी ही की है। फोरम भी ऐसे कि जिन्हें छोड़ने को दिल ना माने, लेकिन लिखो तो भला कब लिखो। उधर लैपटॉप भी मुझसे शरारत पर आमादा हो गया। अगर मैं लिखते लिखते किसी काम से उठूं तो ये स्लैप मोड पर चला जाता है और फिर मैं लाख जगाना चाहूं ये ऐसा रूठ जाता है कि फिर अफी करना पड़ता है, इसके बगैर हिलता तक नहीं। ये कहता है सब पर पैसा लगा रही हो, मुझ पर कभी धेला भी नहीं लगाया, एक नज़र उधर भी। अब आप ही बताइए मैं बेचारी क्या किया देखूं और किस किस को संभालूं। जो कुछ लिख कर भेजा था बारी बारी सब लगता जा रहा है, जो नहीं लग रहा उन्हें कॉल करके पूछना है। अव्वल तो मुझे कॉल करना ही याद नहीं रहता। भाई जिस वक्त एडिटर लोग अपनी कुर्सियां संभालते हैं वो हमारे खाने और फिर सारा के सोने का वक्त होता है, फिर मैं कैसे कॉल करना याद रखूं। अगर गलती से किसी दिन कॉल करनी याद रह जाए तो इस दिन तो कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, ये जवाब मिलेगा कि फलां तारीख के बाद कॉल करे। अब मैं बेचारी उन्हें कैसे बताऊं कि मेरी याददाश्त इतनी महान नहीं है। उनकी बताई तारीख यूं ही गुजर जाती है और मैं सर पीटती रह जाती हूँ। मुझ बेचारी के मसाइल कोई समझता ही नहीं। 10 जगह हाथ पीर फंसा रखे हैं। 4 अदद मुकम्मल नावल इब्तिदाई चंद सफ़हात के बाद मेरी निगाह करम के मुंतज़िर पड़े हैं। बच्चे हर खाने के बाद कुछ मीठा मांगते हैं, रोज़ रोज़ कुछ मीठा बनाओ। घर बेचारा भी हर थोड़े अरसे बाद तफसीली सफाई का तकाजा करता है, क्योंकि मेरे आर्टिस्ट बेटे पहले तो जी भर कर फालतू सफ़हात पर ड्राइंग करते हैं, फिर जब सारे सफ़हात भर जाएं तो उनके जहाज बनाकर उड़ाए जाते हैं और कश्तियां बनाकर चलाई जाती है।
جب جہاز اڑا اڑا کر اور کشتیاں چلا چلا کر بور ہو جائیں تو ان کو پھاڑ پھاڑ کر پیسے بناتے ہیں اور سارے کھلونے میز پر ڈھیر کر کے دکان کھول لیتے ہیں جہاں خوب خریداری کی جاتی ہے۔ جب اس کھیل سے بھی بور ہو جائیں تو سارے کاغذ جگہ جگہ پھیلا کر میرے سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ ماما بھوک لگی ہے، ماما کچھ میٹھا چاہیے، اور میں بیچاری جسے لیپ ٹاپ کھولے ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے ہوتے اسے بند کر کے ٹھنڈی آہ بھرتی اچھے وقت کا انتظار کرتی کچن میں گھس جاتی ہوں۔ بس ایک فائدہ ہوتا ہے کہ کھانے میٹھے کی شرط پر بچوں کو شاپر پکڑا کر کچرا سمیٹنے پر لگا دیتی ہوں، کیونکہ میں بیچاری دن میں 10 بار جھاڑو تو لگانے سے رہی۔ بچوں کو بھی پھیلاوا سمیٹنا آنا چاہیے۔ کبھی موڈ میں ہوں تو کشنز بھی سیٹ کر دیتے ہیں، کھلونے سمیٹ کر کمرہ پورا ترتیب دے لیتے ہیں، مگر یہ موڈ کم ہی اتنا اچھا ہوتا ہے۔ عام طور پر تو سارے کشنز اور گاؤں تکیوں سے گاڑی ٹرک ہی بنایا جاتا ہے، اور یہ سب دیکھ کر میں بیچاری اپنا بچپن ضرور یاد کرتی ہوں جو اتنا ہی سہانا تھا جتنا میرے بچوں کا ہے۔ پھر زیر لب گنگناتی ہوں۔